आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द स्टडी गोल में। और आज हम आधुनिक भारत के इतिहास में देखेंगे भारत के वायसराय, जो कि पार्ट 4 है। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 इससे पहले के वीडियो में हम कवर कर चुके हैं। अगर आपने पार्ट 1, 2, 3 नहीं देखा है तो आप उसे प्लेलिस्ट से देख लेंगे, क्योंकि भारत के वायसराय अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्योंकि भारत को स्वतंत्रता दिलाने में जो भी प्रमुख घटनाएं घटित हुई 1858 से 1947 के बीच में, वे सभी घटनाएं इस टॉपिक में कवर हो जाएंगी। तो इसलिए इस टॉपिक को आप ध्यान से देखेंगे। और आपके सुपर टेट में भी भारत के वायसराय टॉपिक दिया गया है और इससे क्वेश्चन भी बनेंगे। आप कोई भी वनडे एग्जाम दे रहे हों, अगर इतिहास पूछी जाती है इसमें, तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेंगे, क्योंकि इसमें 1858 से 1947 के बीच में सभी घटनाएं कवर हो जाती हैं। तो ये भारत के वायसराय का अंतिम आज वीडियो होगा, तो इसको आप ध्यान से देखें। तो जो अगला वायसराय है तो वो है लॉर्ड विलिंगटन। तो लॉर्ड विलिंगटन का जो कार्यकाल है वो 1931 से 1936 के बीच में है। तो पहला ही क्वेश्चन बनेगा कि लॉर्ड विलिंगटन का कार्यकाल क्या है, तो 1931 से 1936 के बीच में। अब हम लॉर्ड विलिंगटन के कार्यकाल में देखेंगे कि क्या क्या प्रमुख घटनाएं घटित हुई। तो जो सबसे पहला है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन। आप देखते होंगे कि इतिहास में गोलमेज सम्मेलन बहुत पूछा जाता है। कोई भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें या कोई एग्जाम देने जाएं तो आपसे गोलमेज सम्मेलन से जुड़े क्वेश्चन जरूर बनेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि गोलमेज सम्मेलन होता क्या है। तो गोलमेज सम्मेलन, ये 3 सम्मेलन हुए थे, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। ये तीनों सम्मेलन लंदन में हुए थे और ये भारतीयों की शासन व्यवस्था को किस प्रकार से चलाया जाए, इसलिए ये वहाँ पे सम्मेलन बुलाए गए। लेकिन वहाँ पे सिर्फ लंदन में इसका दिखावा था, क्योंकि उनको भारत की शासन व्यवस्था सही से नहीं चलानी थी, यानी कि प्रजातांत्रिक माहौल नहीं बनाना था। लेकिन वो सिर्फ भारतीयों के सामने दिखावा कर रहे थे, इसलिए गोलमेज सम्मेलन किए गए। लेकिन ये तीनों गोलमेज सम्मेलन असफल रहे। तो सबसे पहले देखेंगे कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ। तो ये 12 नवंबर 1930 को लंदन में हुआ। तो क्वेश्चन बनेगा कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ। तो 12 नवंबर 1930 को हुआ। कहाँ हुआ? लंदन में हुआ। और इस गोलमेज सम्मेलन से एक जो इम्पोर्टेंट बात है कि सभी धर्मों के लोग लंदन पहुँचे, लेकिन कांग्रेस ने अपने किसी प्रतिनिधि को नहीं भेजा। तो क्वेश्चन बनेगा कि किस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने अपने किसी भी प्रतिनिधि को नहीं भेजा था। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने अपने किसी भी प्रतिनिधि को नहीं भेजा था, बाकी सभी धर्मों के लोग वहां गए थे। तो अब इसके बाद अगला देखेंगे कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में क्या घटनाएं हुई। तो सबसे पहला है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ कब। तो ये 7 सितंबर 1931 को लंदन में हुआ, क्योंकि तीनों गोलमेज सम्मेलन लंदन में ही हुए थे। तो क्वेश्चन बनेगा कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ। तो 7 सितंबर 1931 को हुआ। और ये पूछा भी बहुत जाता है, और हमने सिर्फ उन्हीं बिंदुओं को इस वीडियो में रखा है जो इम्पॉर्टेंट हैं या जिनसे परीक्षाओं में क्वेश्चन बनते हैं। बाकी नहीं तो इतिहास इतना विस्तृत है कि आप पूरी एक किताब पढ़ डालेंगे, यहाँ तक कि आप 2-4 महीने लगातार पढ़ते रहेंगे, फिर भी आप इतिहास को कवर नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमने आपको सिर्फ जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, यानी कि जो दूध में से मक्खन होता है, हमने उसको निकाल के दिया है कि जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। सिर्फ उन्हीं बिंदुओं को हमने इस वीडियो में रखा है। तो इसलिए आप इसको ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमसे जुड़ें। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में देखेंगे कि क्या हुआ। तो सबसे पहला पॉइंट है कि कांग्रेस का प्रतिनिधि बनकर गांधी जी लंदन गए। तो क्वेश्चन बनेगा कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने अपने प्रतिनिधि के रूप में किसे भेजा था। तो गांधी जी को भेजा था। या ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि गांधी जी कांग्रेस का प्रतिनिधि बनकर किस गोलमेज सम्मेलन में गए थे। तो ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गए थे। इसके बाद इसमें एक और क्वेश्चन बनेगा कि इस सम्मेलन में एनी बेसेंट और मालवीय भी गए थे, यानी कि इस सम्मेलन में एनी बेसेंट और मदन मोहन मालवीय भी गए थे। तो क्वेश्चन बनेगा कि किस सम्मेलन में एनी बेसेंट और मदन मोहन मालवीय भी गए थे। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में एनी बेसेंट और मदन मोहन मालवीय भी गए थे। उसके बाद एक और इसमें इम्पोर्टेंट देखेंगे कि हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रस्ताव अंबेडकर ने गांधी जी के समक्ष रखा। और वहीं पे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने गांधी जी के सामने एक प्रस्ताव रखा
कि जो हरिजन लोग हैं, यानी कि जो हरिजन कास्ट से बिलोंग करते हैं, उनके लिए जो निर्वाचन हो वो अलग हो, यानी कि हरिजनों के लिए जो निर्वाचन व्यवस्था हो वो अलग से हो। लेकिन इस पे गांधी जी सहमत नहीं हुए थे। लेकिन फिर भी भीमराव अंबेडकर ने वहाँ लंदन में गोलमेज सम्मेलन में ही जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे मैकडोनाल्ड, उनके सामने ये प्रस्ताव रखकर और ये प्रस्ताव को पारित भी करा लिया था। तो अभी आगे देखेंगे ये कैसे पारित हुआ। तो क्वेश्चन भी ये बनेगा कि किस गोलमेज सम्मेलन में अंबेडकर जी ने गांधी जी के सामने पृथक निर्वाचक मंडल का प्रस्ताव रखा था। तो ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में रखा था। उसके बाद देखेंगे हम तृतीय गोलमेज सम्मेलन कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ। तो ये 17 नवंबर 1932 को हुआ। कहाँ हुआ? लंदन में हुआ, क्योंकि तीनों गोलमेज सम्मेलन लंदन में ही हुए थे। तो क्वेश्चन इसमें पहला बनेगा कि किस गोलमेज सम्मेलन में सभी धर्मों के लोग गए थे। तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन में सभी धर्मों के लोग लंदन गए। और एक और क्वेश्चन बनेगा कि कांग्रेस ने सम्मेलन का बहिष्कार किया और सम्मेलन असफल हुआ। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन का कांग्रेस ने बहिष्कार किया। आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर ये क्वेश्चन बनता है कि कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में अपना कोई भी प्रतिनिधि नहीं भेजा, तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन। अगर यहीं पे ये क्वेश्चन बनता है कि किस सम्मेलन का कांग्रेस ने बहिष्कार किया, तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया, क्योंकि प्रथम गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार नहीं किया था, सिर्फ वहाँ पे अपना कोई प्रतिनिधि नहीं भेजा था। लेकिन तृतीय गोलमेज सम्मेलन का कांग्रेस ने बहिष्कार भी किया। तो ये बात आप याद रखेंगे। और इसमें ये दोनों पॉइंट वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट हैं कि तीनों सम्मेलनों में एकमात्र भारतीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उपस्थित रहे। तो क्वेश्चन बनेगा कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन भारतीय था जो उपस्थित था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भी थे, द्वितीय में भी थे और तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भी उपस्थित थे, यानी कि ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में वहाँ उपस्थित रहे और तीनों सम्मेलन असफल भी रहे। क्वेश्चन भी बनता है कि गोलमेज सम्मेलन में कौन सा सम्मेलन सफल रहा। तो इसमें कोई भी सम्मेलन सफल नहीं रहा, क्योंकि तीनों असफल रहे। उसके बाद अब हम देखेंगे कि सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा। तो क्वेश्चन बनेगा कि सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा कब हुई। तो ये 16 अगस्त 1932 को हुई। और सांप्रदायिक निर्णय में ये बात कही गई कि हर जनों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था होगी, यानी कि जो भीमराव अंबेडकर ने गांधी जी के सामने प्रस्ताव रखा था पृथक निर्वाचन मंडल का, उसको ब्रिटेन के प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ने पारित कर दिया और अब हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल होगा। यानी कि देख लेंगे कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ने हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन की घोषणा की कि अब भारत में हरिजनों के लिए, यानी हरिजन कास्ट से जो बिलोंग करते हैं, उनके लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था की जाएगी। तो इसी के विरोध में 1932 में गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए। तो क्वेश्चन बनेगा कि गांधी जी आमरण अनशन पर कब बैठे। तो 1932 में बैठे। क्यों बैठे? क्योंकि ये सांप्रदायिक निर्णय की जब घोषणा हुई थी, यानी कि जो पृथक निर्वाचन मंडल था हरिजनों के लिए, जब उसकी घोषणा हो गई, तो इसी के विरोध में गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए। उसके बाद देखेंगे हम पूना समझौता कि पूना समझौता कब हुआ। क्वेश्चन बनेगा कि पूना समझौता कब हुआ। तो ये 26 सितंबर 1932 को हुआ और यह समझौता गांधी जी और अंबेडकर के बीच में हुआ था, क्योंकि जो हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल था उसको गांधी जी ने वापस कराने के लिए आमरण अनशन जो रखा था, और आमरण अनशन का ये प्रभाव पड़ा कि अंबेडकर ने उनकी बात मान ली और पृथक निर्वाचन मंडल को वापस ले लिया। तो इसी को पूना समझौता कहते हैं। तो यह समझौता गांधी जी और अंबेडकर के बीच में था। तो क्वेश्चन बनेगा कि पूना समझौता किन के बीच में था। तो ये गांधी जी और अंबेडकर के बीच में था। इसी समझौते में अंबेडकर ने हरिजन पृथक निर्वाचन को वापस ले लिया। तो क्वेश्चन बनेगा कि किस समझौते में अंबेडकर ने हरिजन पृथक निर्वाचन को वापस ले लिया था। तो पूना समझौते में हरिजन पृथक निर्वाचन को वापस ले लिया था। उसके बाद देखेंगे भारत शासन अधिनियम कि भारत शासन अधिनियम कब आया। तो ये 1935 में आया। और ये किसके कार्यकाल में आया। तो ये लॉर्ड विलिंगटन के कार्यकाल में आया, क्योंकि भारत में जो भी व्यवस्थाएं हैं संविधान में, उनमें से ज़्यादातर व्यवस्थाएं सब भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई हैं। तो इसको आप पॉलिटी में कायदे से पढ़ेंगे कि भारत शासन अधिनियम में क्या क्या थी। आप यहाँ पे सिर्फ इतना पढ़ेंगे कि भारत शासन अधिनियम कब आया। तो 1935 में आया
और किसके कार्यकाल में आया, तो ये लॉर्ड विलिंगटन के कार्यकाल में आया। उसके बाद अब हम देखेंगे यहाँ पे वायसराय चेंज हो गया और अब ये भारत में जो वायसराय आए वो लॉर्ड लिनलिथगो आए। तो क्वेश्चन बनेगा कि लॉर्ड लिनलिथगो का कार्यकाल क्या था। तो लॉर्ड लिनलिथगो का जो कार्यकाल था वो 1936 से 1944 तक था। तो क्वेश्चन बनेगा कि 1936 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। या क्वेश्चन बनेगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के किस अधिवेशन के अध्यक्ष बने, तो ये लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष बने जो कि 1936 में हुआ था। उसके बाद अब हम देखेंगे संविधान सभा की मांग की गई। तो क्वेश्चन बनेगा कि सर्वप्रथम संविधान सभा की कब मांग की गई, तो 1937 के कांग्रेस के बंगाल यानी कि बंगाल के जो फैजपुर में अधिवेशन हुआ था वहाँ पे संविधान सभा की मांग की गई कि भारत में संविधान सभा बनाई जाए और इसके अध्यक्ष भी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो क्वेश्चन बनेगा कि संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुई, तो ये 1937 के बंगाल फैजपुर अधिवेशन में हुई थी। उसके बाद देखेंगे 1938 में कांग्रेस के गुजरात हरिपुर अधिवेशन में भी संविधान सभा की मांग की गई जिसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। और 1939 के कांग्रेस के मध्य प्रदेश के जबलपुर में जो अधिवेशन हुआ था वहाँ पर भी संविधान सभा की मांग की गई और इसके भी अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। तो ये आप याद रखेंगे कि स्टार्टिंग में जो दो थे अधिवेशन उनके पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे, लेकिन जो लास्ट में जो 1938 और 39 में दो अधिवेशन हुए उसमें सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष थे और वहाँ पे संविधान सभा की मांग की गई। उसके बाद देखेंगे हम कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई, तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में हुई और इसके संस्थापक सुभाष चंद्र बोस हैं। तो क्वेश्चन बनेगा कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई, 1939 में हुई और इसके संस्थापक कौन है या किसने की थी, तो ये सुभाष चंद्र बोस ने की थी। उसके बाद देख लेंगे हम मुस्लिम लीग का अधिवेशन। तो मुस्लिम लीग का जो अधिवेशन हुआ था वो 1940 लाहौर में हुआ था। तो क्वेश्चन बनेगा कि मुस्लिम लीग का अधिवेशन कब हुआ, 1940 में हुआ, कहाँ हुआ, लाहौर में हुआ और ये किसके कार्यकाल में हुआ, तो ये लॉर्ड लिनलिथगो के कार्यकाल में हुआ और जो इसके अध्यक्ष थे वो मोहम्मद अली जिन्ना थे। क्वेश्चन बनेगा कि मुस्लिम लीग के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो मोहम्मद अली जिन्ना थे और यहाँ पर पहली बार पाकिस्तान की मांग की गई। तो क्वेश्चन बनेगा कि सर्वप्रथम बार पाकिस्तान की मांग किस अधिवेशन में की गई, तो मुस्लिम लीग अधिवेशन में सर्वप्रथम बार पाकिस्तान की मांग की गई कि पाकिस्तान को अलग बनाया जाए यानी कि भारत पाकिस्तान दो भागों में विभाजित हो। और ये जो पाकिस्तान शब्द है ये 1933 में चौधरी रहमत अली ने दिया था। अगर ये भी क्वेश्चन बनता है कि पाकिस्तान शब्द दिया किसने है, तो ये 1933 में चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द को दिया था। उसके बाद देखेंगे हम व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो क्वेश्चन बनेगा कि व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ, तो 17 अक्टूबर 1940 को हुआ और इसमें जो प्रथम सत्याग्रही थे वो विनोबा भावे थे। क्योंकि आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि जो भी सत्याग्रह हुए हैं वो सब गांधी जी ने किए हैं, लेकिन जो व्यक्तिगत सत्याग्रह था ये था गांधी के नेतृत्व में ही। लेकिन अगर इसमें पूछा जाए कि प्रथम सत्याग्रही कौन थे, तो विनोबा भावे थे। अगर पूछा जाए द्वितीय सत्याग्रही कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बाद अब हम देखेंगे क्रिप्स मिशन। तो क्रिप्स मिशन ये 23 मार्च 1942 को भारत आया। तो क्वेश्चन बनेगा कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया, तो 23 मार्च 1942 को भारत आया और क्रिप्स मिशन संविधान सभा के लिए आया था। तो क्वेश्चन बनेगा कि क्रिप्स मिशन भारत क्यों आया, तो क्रिप्स मिशन भारत संविधान सभा के लिए आया क्योंकि 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया था। तो अंग्रेज़ों को एक बहाना मिल गया। उन्होंने कहा कि जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है हम आपके लिए संविधान सभा का गठन कर देंगे और इसी के लिए इंग्लैंड की महारानी ने क्रिप्स मिशन भेजा कि क्रिप्स मिशन जाए वहाँ पे भारतीयों को समझाए और वहाँ पे जो संविधान सभा की मांग की जा रही है उसको निरस्त किया जाए। तो क्रिप्स मिशन आया लेकिन इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन भारतीय जो कि उग्र थे वो चाहते थे कि संविधान सभा गठित हो। उसके बाद देखेंगे हम भारत छोड़ो आंदोलन। तो क्वेश्चन बनेगा कि भारत छोड़ो आंदोलन कब आया, तो ये 8 अगस्त 1942 को आया
क्योंकि ये किप्स मिशन के बाद ही आया भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये 8 अगस्त 1942 को आया। इसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन बनेगा कि अगस्त क्रांति किसे कहा जाता है या अगस्त क्रांति के नाम से किसको जाना जाता है। तो ये भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये वहाँ पे एक अगस्त गार्डन था, ये अगस्त बाग नाम का एक बगीचा था जहाँ से इस क्रांति की शुरुआत हुई थी, इसीलिए इसको अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। और आप इसकी डेट से भी इसको याद रखेंगे कि इसकी डेट 8 अगस्त 1942 है, इसीलिए इसको अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। उसके बाद हम देखेंगे आज़ाद हिंद फौज। आज़ाद हिंद फौज को ही INA भी कहते हैं। तो क्वेश्चन बनेगा कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई। तो 1942 में हुई। या ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि INA की स्थापना कब हुई। तो 1942 में हुई। और इसका जो संस्थापक हैं वो रास बिहारी बोस हैं, जो कि जापान में हुई थी। आप इसमें गलत कर देते हैं, जब आज़ाद हिंद फौज की स्थापना संस्थापक पूछा जाता है तो आप सुभाष चंद्र बोस को लिख देते हैं, लेकिन इसके जो एक्चुअली संस्थापक थे वो सुभाष चंद्र बोस नहीं थे। इसके जो एक्चुअली संस्थापक थे वो रास बिहारी बोस थे, जिन्होंने इसकी स्थापना जापान में की थी। लेकिन 1943 में इसकी कमान सुभाष चंद्र बोस ने संभाली। तो क्वेश्चन बनेगा कि आज़ाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस ने कब संभाली। तो 1943 में संभाली। और 1945 में ताइवान में विमान दुर्घटना में बोस की मृत्यु हो गई। तो क्वेश्चन बनेगा कि सुभाष चंद्र बोस की कब मृत्यु हुई। तो 1945 में ताइवान में एक विमान दुर्घटना हुआ था जिसमें सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई। उसके बाद देखेंगे हम कि 1945 में कांग्रेजों ने आज़ाद हिंद के 3 ऑफिसर को बंदी बनाकर लाल किले में मुकदमा चलाकर फांसी की सज़ा देने का आदेश दे दिया। तो क्वेश्चन बनेगा कि आज़ाद हिंद के जो 3 ऑफिसरों को बंदी बनाकर लाल किले में मुकदमा चलाकर फांसी की सज़ा देने का आदेश दिया गया था, वो कब दिया गया था। तो 1942 में दिया गया था। और ये कहाँ दिया गया था। तो ये लाल किले में मुकदमा चलाकर किसको दिया गया था। तो ये 3 थे क्रांतिकारी या ऑफिसर। नंबर 1 कर्नल ढिल्लो, नंबर 2 कर्नल सहगल, नंबर 3 मेजर सहनवाज। इन तीनों को, जो आज़ाद हिंद फौज के ऑफिसर थे, इन तीनों को बंदी बनाकर मुकदमा चलाकर इन पर फांसी की सज़ा दिला दी गई थी। लेकिन अभी इनको फांसी हुई नहीं, सिर्फ इनकी सज़ा हुई है, मतलब इनको फांसी की सज़ा दी गई है, लेकिन अभी फांसी देना बाकी है, क्योंकि अभी आगे इसमें ट्विस्ट है। इसलिए आपको पहले बता दे रहे हैं कि इसमें अभी फांसी हुई नहीं है, सिर्फ फांसी की सज़ा दी गई है। क्योंकि कोई भी ऐसी सोसाइटी थी या कोई भी ऐसा फौज बनता था जो भारत में अपना रूप बढ़ाने लगता था, तो अंग्रेज़ लोग यही करते थे कि उसके जो ऑफिसर थे उनको बंदी बना लेते थे, फिर बाद में उनको जेल भेज दिया या फांसी पे चढ़ा दिया, कि जिससे वो वहीं पे समाप्त हो जाएं। उसके बाद देखेंगे हम कि वायसराय यहाँ पे चेंज हो गया, और जो वायसराय आ गया है वो है लॉर्ड वेवेल। तो लॉर्ड वेवेल का जो कार्यकाल था वो 1943 से 1947 था। तो क्वेश्चन बनेगा कि लॉर्ड वेवेल का कार्यकाल क्या था। तो 1943 से 1947 था। और लॉर्ड वेवेल ने तीनों आज़ाद हिंद फौज के ऑफिसरों की सज़ा, फांसी की सज़ा माफ़ कर दी। यानी कि जो फांसी की सज़ा मिली थी आज़ाद हिंद के तीनों क्रांतिकारियों को, उनकी सज़ा को लॉर्ड वेवेल ने माफ़ कर दिया, क्योंकि लॉर्ड वेवेल वायसराय था और उसको इतना अधिकार था, यानी कि उसके पास इतना विशेषाधिकार था कि वो फांसी की सज़ा माफ़ कर सकता है। जिस प्रकार से अपने यहाँ पे राष्ट्रपति को इतना अधिकार है, उसके पास ये उसका व्यक्तिगत अधिकार है राष्ट्रपति के पास कि वो किसी की भी सज़ा माफ़ कर सकते हैं। जैसे अगर उनकी नज़र में वो एक अच्छा इंसान है और उसको अगर फांसी दे दी गई है, तो उसको सुधरने के लिए राष्ट्रपति चाहें तो उसकी फांसी की सज़ा माफ़ कर सकते हैं। वैसे ही वायसराय के पास ये विशेषाधिकार था कि अगर वो चाहें तो किसी फांसी की सज़ा माफ़ कर सकते हैं। तो उन्होंने आज़ाद हिंद फौज के तीनों ऑफिसरों की फांसी की सज़ा माफ़ कर दी। तो क्वेश्चन भी बनेगा कि तीनों आज़ाद हिंद फौज के ऑफिसरों की सज़ा किसने माफ़ की। तो लॉर्ड वेवेल ने माफ़ की, जो कि उसके पास विशेषाधिकार था। इसके बाद अब हम देखेंगे कैबिनेट मिशन। अब यहाँ से ही संविधान सभा की स्टार्टिंग होती है, यानी संविधान सभा की जो नींव पड़ी, जो मांग की जा रही थी, उसकी जो नींव पड़ी वो कैबिनेट मिशन से ही पड़ी। इसको आप पॉलिटी में कायदे से विस्तृत से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आप डेट और मुख्य बिंदुओं को जानेंगे जो हिस्ट्री में पूछे जाते हैं, क्योंकि पॉलिटी में इसका विस्तृत वर्णन है। और जब हम संविधान के लेक्चर देंगे तो उसमें कैबिनेट मिशन, किस मिशन और किस प्रकार से संविधान सभा की मांग की गई, इन सब पर
कायदे से चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ आप वो क्वेश्चन देखेंगे जो इतिहास में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन बनेगा कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया, तो 24 मार्च 1946 को आया और ये 3 सदस्यीय टीम भारत आई थी। इसमें क्रिप्स, लॉरेंस और अलेक्जेंडर। बहुत बार पूछा जा चुका है कि कैबिनेट मिशन की जो टीम थी उसमें कौन कौन था, तो क्रिप्स, लॉरेंस और अलेक्जेंडर था। और इस 3 सदस्यीय टीम का जो अध्यक्ष था वो लॉरेंस था। तो क्वेश्चन भी बनता है कि कैबिनेट मिशन की जो 3 सदस्यीय टीम आई थी उसका अध्यक्ष कौन था, तो ये लॉरेंस था। उसके बाद देखेंगे कि कैबिनेट मिशन के सुझाव पर जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। तो क्वेश्चन बनेगा कि संविधान सभा का गठन कब हुआ, तो जुलाई 1946 में हुआ। और ये किसके कहने पे हुआ, तो एक कैबिनेट मिशन जो आई थी जिसमें क्रिप्स, लॉरेंस और अलेक्जेंडर थे, उनके प्रस्ताव पर ही कैबिनेट जो संविधान सभा थी वो पारित हुई। तो ये बहुत बार पूछा जा चुका है कि संविधान सभा का गठन किसके सुझाव पर हुआ, तो कैबिनेट मिशन के सुझाव पर हुआ, जो कि जुलाई 1946 में था। तो इस लाइन को आप ध्यान रखेंगे क्योंकि ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है कि संविधान सभा का गठन कब हुआ, जुलाई 1946 में। किसके सुझाव पर हुआ, तो ये कैबिनेट मिशन के सुझाव पर हुआ। उसके बाद देखेंगे हम भारत विभाजन योजना या माउंटबेटन योजना। बहुत बार क्वेश्चन बन चुका है कि भारत विभाजन योजना कब आई, तो 3 जून 1947 को, यानी कि जब भारत को 2 खंडों में बांटा गया था, पाकिस्तान और भारत को, यानी कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान जब 2 भागों में बटा तो उसी को ही भारत विभाजन योजना या माउंटबेटन योजना भी कहते हैं। और ये कब आई, तो 3 जून 1947 को आई। तो अब इसमें इम्पॉर्टेंट 2-3 क्वेश्चन हैं जो बहुत पूछे जाते हैं कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो माउंटबेटन था। क्वेश्चन बनेगा कि स्वतंत्र भारत का सबसे पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो ये माउंटबेटन था। उसके बाद एक और क्वेश्चन बनेगा कि स्वतंत्र भारत का प्रथम एवं अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, यानी कि भारतीय। क्वेश्चन बनेगा कि स्वतंत्र भारत का प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, तो ये चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। क्योंकि जब चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भारत के गवर्नर जनरल बने तो ये प्रथम थे और ये अंतिम भी हुए, क्योंकि इनके बाद फिर गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया गया, फिर भारत में गवर्नर जनरल नहीं बनाया गया। इसलिए प्रथम और जो अंतिम थे वो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ही थे। तो इनको आप याद रखेंगे। उसके बाद देखेंगे हम कि 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गांधी को गोली मार दी। तो क्वेश्चन बनेगा कि नाथूराम गोडसे ने गांधी को गोली कब मारी, तो 30 जनवरी 1948 को मारी। एक सभा चल रही थी, वहाँ पे गांधी जी बैठे थे और वहीं पे शायद संबोधन दे रहे थे गांधी जी, और वहीं पे नाथूराम गोडसे ने जाकर उनको गोली मार दी थी। बाद में नाथूराम गोडसे को फांसी भी दे दी गई थी, लेकिन नाथूराम गोडसे ने गोली मारी थी गांधी जी को। तो ये बहुत बार पूछा जा चुका है कि नाथूराम गोडसे ने गांधी को गोली कब मारी, तो 30 जनवरी 1948 को। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखेंगे कि 26 नवंबर 1949 संविधान बनकर तैयार हुआ। तो क्वेश्चन बनेगा कि संविधान बनकर कब तैयार हुआ, तो 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर पूरी तरह से तैयार हो गया था। उसके बाद 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा द्वारा प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। तो क्वेश्चन बनेगा कि संविधान सभा द्वारा भारत का प्रथम राष्ट्रपति किसे चुना गया, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। कब चुना गया, तो 24 जनवरी 1950 को, क्योंकि जो संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी वो 24 जनवरी 1950 को ही हुई थी। इस पे आप पॉलिटी में कायदे से पढ़ेंगे कि कब प्रथम बैठक हुई, कब अंतिम बैठक हुई, तो इसको हम पॉलिटी में सही से आपको विस्तृत बताएंगे। यहाँ पे सिर्फ हम वही बताएंगे जो हिस्ट्री में पूछा जाता है। उसके बाद देखेंगे कि 26 जनवरी 1950 से संविधान भारत में लागू हो गया। तो क्वेश्चन बनेगा कि संविधान भारत में कब लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950 से भारत में संविधान लागू हो गया। और मूल संविधान में जो कि 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 सूचियाँ थी, लेकिन वर्तमान में 12 सूचियाँ हैं। इन सभी पर विस्तृत चर्चा हम पॉलिटी में करेंगे, क्योंकि संविधान से जो भी क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं वो पॉलिटी में आते हैं, और इतिहास में अगर जो क्वेश्चन बनेंगे वो इन्हीं में से आपको मिल जाएंगे। तो इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, इसका पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 भी ध्यान से देखेंगे, क्योंकि जब तक आप उन तीनों पार्टों को नहीं देखेंगे तब तक आप 1858 से जो 1947 के बीच की घटनाएं हैं सभी नहीं जान पाएंगे, क्योंकि हमने 4 वीडियो में सभी घटनाओं को कवर कर लिया है। आप किसी भी वनडे एग्जाम में बैठेंगे, अगर 1858 से 1947 के बीच में भारत का इतिहास पूछा जाता है तो मेरा आपसे प्रॉमिस है, पूरी गारंटी है
कि इससे बाहर आपसे कोई भी एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्योंकि हमने सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे जो उन सभी को हमने इस वीडियो में कवर कर लिया है। इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमसे जुड़ें। बाकी जो नेक्स्ट वीडियो होगा अब हम आगे देंगे, क्योंकि इसके बाद हम देखेंगे जो भारतीय कला एवं संस्कृति है वो भी सुपर टेट में दी गई है, तो इसलिए भारतीय कला एवं संस्कृति को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो आप देखते रहिए वीडियो, और अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।